अच्छा, लेक्चर नंबर 8A जो है हमारे पास, इसमें हम शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेस, किस चीज़ पे शेयर स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है, जो कि पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, और मोहर्स कूलम्स लॉ जो है हमारे पास, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सही है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर। फिर इसके बाद भी एक लेक्चर है, वो लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन हमारी दो क्लासेस रहती है। सही है, एक में हम छोटी सी क्लास करेंगे, क्योंकि हमारा एक क्विज़ भी नहीं हुआ ना, तो एक छोटी सी क्लास करेंगे, थोड़ा सा क्विज़ वगैरह ले लें, इतना मुश्किल नहीं होगा, आप लोगों की पेपर प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अच्छा, एनीवे, आज का लेक्चर जो है हम पहले दो चीज़ें होती है, शेयर स्ट्रेंथ और एक शेयर स्ट्रेस होता है। सही है, शेयर स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस वो चीज़ होती है लोड पर यूनिट एरिया पे जो लगता है, कितना लोड कितने एरिया पे लगता है, वो हमारे पास शेयर स्ट्रेस। और शेयर शेयर में है तो हमारे पास स्लाइडिंग में हमारे पास होगी, जो स्लाइड करता है उस हिसाब से हमारे पास जो शेयर स्ट्रेंथ मतलब एक सॉइल है, एक मटेरियल, एक स्ट्रक्चर है, उस वो जितना रेजिस्ट करती है, जितना शेयर स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है, वो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ होती है उस सॉइल की। तो हमें क्या चाहिए, अगर किसी स्ट्रक्चर या अर्थ डैम मतलब सॉइल को कंपैक्ट करके इनटू लेयर्स, और फिर उससे जब हम डैम बनाते हैं, उसमें हमें क्या चाहिए, शेयर स्ट्रेंथ, हमेशा कि हमारा शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो शेयर स्ट्रेस से। सही है, शेयर स्ट्रेंथ जो है हमारे पास हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है। सही है, वरना हमारा स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाता है। और शेयर स्ट्रेस जो होता है वो हर इंजीनियरिंग में हर एक प्रॉब्लम में शेयर स्ट्रेस इंक्लूड बिल्कुल होता है। तो इसलिए शेयर स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस स्ट्रक्चर की या इस सॉइल की जहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो वो हमें पता चल जाए तो फिर हम उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनाएंगे कि उस पर वो कितना शेयर स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर उतने की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो शेयर स्ट्रेंथ क्या है, इट इज़ अ सॉइल्स एबिलिटी। सही है, ये हर सॉइल की डिफरेंट होगी ऑफ कोर्स, जो फाइन ग्रेन्ड वगैरह होंगे वो ज़्यादा कम्पैक्ट होंगे। तो सब सब सॉइल्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल की डिफरेंट, हर एक सॉइल की अपनी अपनी एबिलिटी है। सही है, तो शेयर स्ट्रेंथ इज सॉइल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट स्लाइडिंग। सही है, स्लाइडिंग में होता है ऊपर से जो फोर्स लगता है, लोड, उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। जो स्लाइडिंग में हमारे पास होता है वो शेयर स्ट्रेंथ। सही है, अलॉन्ग वो चाहिए, तो हमने पिछले क्लास में भी आई थिंक डिस्कस किया था, पिछले नहीं, लेक्चर 5 में था मे बी, along internal surface within a mass, the stability of a cut, the slope of a earth dam, the foundation of the structure, the natural slope of the hillside, है ना। तो ये इन सब चीज़ों में हमारे पास शेयर स्ट्रेस जो है वो होता है। तो इन सब स्ट्रक्चर्स की हमें शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करना ज़रूरी है। शेयर स्ट्रेंथ मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि आप लोगों ने डायरेक्ट शेयर और वेन शेयर टेस्ट पढ़े या नहीं लैब में, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए वही मेथड्स हैं, लेबॉर्ट्री मेथड्स, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हम जो थ्योरेटिकली हम आज भी डिस्कस करेंगे, मोहर कूलम्स लॉ जो है, उससे भी हम शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक कोहेजन पे। सही है, कोहेजन होता है एक हमारे पास, एक होता है एडहेजन। सही है, ये दो चीज़ें होती हैं, दोनों सिमिलर साउंड करती हैं। मतलब दोनों है कि जब सॉइल में हम पानी ऐड करते हैं तो वो चिपकना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम कहते हैं कोहेजन, क्योंकि वो सेम मटेरियल है, सिमिलर मटेरियल। एडहेजन वो होता है कि दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उन दोनों में कोई इंटरएक्शन फोर्स हो गई और वो एक दूसरे के साथ चिपके, तो वो हमारे पास एडहेजन हो गया। सही, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कोहेजन और एडहेजन में। तो शेयर स्ट्रेंथ इस पे भी डिपेंड करता है, कोहेजन के फैक्टर पे। और भी दो फैक्टर्स हैं, एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, और एक जो रफ सरफेस होता है या स्मूथ सरफेस होता है। तो बेसिकली जो स्मूथ सरफेस होता है वो एक दूसरे पे स्लाइड इजीली करते हैं, तो फिर शेयर स्ट्रेंथ जो है वो उनका कम होगा ऑफ कोर्स। और फिर रफ सरफेस होगी तो उनमें इंटरलॉकिंग होती है। सही है, जैसे कोर्स ग्रेन सॉइल में बेसिकली, तो उसमें शेयर स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है इंटरलॉकिंग ऑफ द पार्टिकल्स। अच्छा, there is hardly a problem in the field of engineering which does not involve the shear properties of the soil. So हर एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह जो हैं उसमें शेयर स्ट्रेंथ हमेशा ये जो हमारे पास
प्रॉपर्टी है सॉइल की, ये हमेशा हमें फाइंड करनी होती है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम फाइंड ना करें, लेट्स से हम स्ट्रक्चर बिल्ड कर लें, उस पे शेयर स्ट्रेस एज़ कम्पेयर टू शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाए, तो वो उसी टाइम ही फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका। फाउंडेशन जो स्ट्रक्चर की होगी, क्योंकि ज़्यादातर फाउंडेशन हमारे पास सॉइल की होती है, वो आपका फुली जो है कोलैप्स हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है शेयर स्ट्रेंथ सॉइल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अच्छा, इसके 3 पैरामीटर्स हैं, मैंने डिस्कस किया कि सॉइल शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो 3 है बेसिकली, लेकिन हर सॉइल में 3 नहीं होते। लेट्स से हमारे पास 2 टाइप्स के, मेनली हमारे पास 2 टाइप्स के हम सॉइल कंसिडर करते हैं। एक होता है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और एक होता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल, सही है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में क्या होता है, हमारे पास जो ग्रेन सॉइल के ग्रेन्स होते हैं वो बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, छोटे नहीं होते। और फाइन में फिर हमारे पास छोटे साइज़ के होते हैं। फाइन में ये भी होता है कि उनकी जो सरफेस होती है, क्योंकि उनका साइज़ स्मॉल होता है, उनकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है एज़ कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। उसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं उनकी, उसमें रफ सरफेस होता है, सही है। तो इंटरलॉकिंग कोर्स ग्रेन सॉइल में होती है, जो कि ये फर्स्ट पैरामीटर है, इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जो सरफेस जिसका स्मूथ होता है, जैसे कि फाइन ग्रेन सॉइल में, उसमें इंटरलॉकिंग नहीं होगी, सही है, फर्स्ट पैरामीटर नहीं होगा फाइन ग्रेन सॉइल में। तो ये डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन अगर हम एज अ होल तमाम सॉइल को हम लें, लाइक फाइन ग्रेन सॉइल प्लस कोर्स ग्रेन सॉइल, तो ये 3 पैरामीटर्स आते हैं दोनों में, सही है। इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, जो कि इसमें 2 हैं। एक है कोहेजन, जो कि सॉइल में कोहेजन ही बेसिकली इस लेक्चर में जो कि सेम पार्टिकल है ना। लेट्स से हम क्ले लें, तो सारा क्ले, सही है, सारे क्ले में अगर हम पानी ऐड करें, मॉइस्चर कंटेंट, वो एक दूसरे के साथ चिपकेगा, तो वो उसको कोहेजन कहते हैं। डिफरेंट मटेरियल के साथ चिपके तो वो एडहेजन पे होगी। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो अगेन ये भी फ्रिक्शनल फोर्सेस, जो कि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के फ्रिक्शन हमारे पास, मतलब हमें इट इनेबल्स अस टू वॉक, सही है, हम ज़मीन पे चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है हमारे पास। अगर ये लेट्स से फ्रिक्शन ना होता तो फिर हम स्लिप कर जाते। तो यही फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, जो कि कोर्स ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होती है। लेकिन जो कि फाइन ग्रेन सॉइल होती है, वो भी 2 तरीके की होती है, एक सिल्ट होती है, एक क्ले, सही है। तो क्ले में जो है, क्ले सॉइल में, उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी 0 होती है, क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेन पार्टिकल साइज होता है उसका, क्ले का। उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिल्कुल होती नहीं है। एज़ कम्पेयर टू सिल्ट, उसमें थोड़ी सी होती है, सही है, ज़्यादा नहीं होती लेकिन होती है। और फिर कोर्स ग्रेन सॉइल के अगर हम देखें, तो फिर उसमें तो होती है बिल्कुल, उसका जो सरफेस होता है वो रफ ही होता है, उसमें इंटरलॉकिंग भी होती है और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी होती है। जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, उसमें फर्स्ट फैक्टर जो कि इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, और थर्ड फैक्टर जो कि है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ये दोनों होती है कोर्स ग्रेन सॉइल में। कोर्स ग्रेन सॉइल में ये सेकंड फैक्टर नहीं होता, क्योंकि लेट्स से हम सैंड कंसिडर करते हैं, हमारे पास सैंड है, उसमें अगर आप पानी मॉइस्चर कंटेंट ऐड भी कर लो, तो उसमें कोहेजन जो है नहीं होगी, वो एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेगा। तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस 0 होती हैं। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? फर्स्ट, इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। सेकंड, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब हम फाइन ग्रेन सॉइल की तरफ आते हैं। तो फाइन ग्रेन सॉइल में क्या होता है, इंटरलॉकिंग जो है वो नहीं होती, क्योंकि उनका सरफेस जो है वो स्मूथ होता है, रफ नहीं होता। तो उनके जो ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में इंटरलॉक नहीं होते, सही है। और सेकेंडली हमारे पास इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, कोहेजन, वो फाइन ग्रेन सॉइल में होती है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हो, ऐड करो पानी क्ले या सिल्ट में, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, सही है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, सही है, ये होता भी है फाइन में, होता भी नहीं है। क्यों? क्ले में नहीं होता, सिल्ट में थोड़ा बहुत होता है। तो ये पैरामीटर जो है, लेट्स से हम कोर्स ग्रेन सॉइल प्लस फाइन ग्रेन सॉइल ले रहे हैं, तो फिर ये तीनों फैक्टर्स होंगे। बट अगर हम अलग अलग डिस्कस करें, कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल, तो फिर जो है ये फर्स्ट थर्ड कोर्स में होगा, और सेकंड और थर्ड जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल में होगा। अच्छा, तो कोर्स ग्रेन सॉइल आल्सो कॉल्ड कोहेजन लेस सॉइल, सही है। कोर्स ग्रेन सॉइल को हम क्या कहते हैं? कोहेजन लेस सॉइल, क्योंकि इन सॉइल में कोहेजन होती नहीं है, सही है।
सॉइल डिपेंड्स ओनली ऑन इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। इन दो फैक्टर्स पे डिस्कस जो है डिपेंड करता है, मैंने डिस्कस किया। बिकॉज दी सॉइल डज नॉट हैव एनी कोहेजन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, इनके दरमियान में कोई जो है कोहेजन नहीं होती, क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस भी ज़्यादा होते हैं। कोहेजन किस पे डिपेंड करता है कि ग्रेन साइज जितना स्मॉल हो, ग्रेन साइज ऑफ द सॉइल, तो उतनी ज़्यादा कोहेजन होगी, सही है। और कोर्स ग्रेन सॉइल की जो ग्रेन साइज होती है वो ज़्यादा होती है, तो फिर उसमें कोहेजन नहीं होती, सही है। ऑन द अदर हैंड सम फाइन ग्रेन सॉइल लाइक सिल्टी सॉइल, सही है। फाइन हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। क्यों दो में डिवाइड किया है? क्योंकि सिल्टी सॉइल जो हमारे पास होता है उसमें जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो होती है, सही है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्लेई सॉइल, तो उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी ज़ीरो होता है। और जो क्लेई सॉइल होता है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल लेस सॉइल, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन होता ही नहीं है। कोर्स ग्रेन सॉइल को क्या कहते हैं? कोहेजन लेस सॉइल। और क्लेई सॉइल को फ्रिक्शनल लेस सॉइल। अच्छा, सिल्टी सॉइल जो होता है उसमें हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस भी आती हैं जो कि कोहेजन है, और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी आती है। अच्छा, और क्ले में हमारे पास ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस नहीं आती। वाइल नो इंटरलॉकिंग ऑफ द पार्टिकल हैपन इन द फाइन ग्रेन सॉइल। इंटरलॉकिंग तो बिल्कुल होती नहीं है, ना सिल्ट में होती है ना क्ले में होती है, क्योंकि उनके फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेन साइज होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं, तो उनमें जो है इंटरलॉकिंग नहीं होती, क्योंकि वो रफ सरफेस में होती है। अच्छा, सम सम फाइन ग्रेन सॉइल लाइक प्योर क्ले, सही है। प्योर क्ले हमारे पास और कोई मटेरियल नहीं, सिर्फ क्ले है। उसमें हमारे पास, उसको हम प्योर कोहेसिव सॉइल भी कहते हैं, उसको हम फ्रिक्शनल लेस सॉइल भी कहते हैं। वो सिर्फ डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस पे, मतलब सिर्फ कोहेजन और एडहेजन पे डिपेंड करता है। वो ना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और ना इंटरलॉकिंग ऑफ द ग्रेन पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, सही है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शनल लेस सॉइल। तो ये पैरामीटर्स हैं, सही है। शेयर स्ट्रेंथ के तीन पैरामीटर्स उसको कहते हैं जिसपे एक चीज़, एक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ना। तो शेयर स्ट्रेंथ जो हमारे पास है इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, अच्छा अच्छा तो हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होती है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। सॉइल के केस में इधर सिर्फ कोहेजन है, क्योंकि इस केस में हम सिर्फ कोहेजन डिस्कस कर रहे हैं, तो कोहेजन को हम सी से डिनोट करते हैं, सही है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस इज डिनोटेड बाय सी विच मींस कोहेजन, तो इसको हम कोहेजन कहते हैं। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? बाय एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, क्योंकि हम ग्राफ बनाते हैं, आगे हम ग्राफ देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब हमारा जो वेट है वो कितना स्ट्रेस, मतलब वर्टिकल है तो कितना स्ट्रेस जो है एक एरिया, सर्टेन एरिया पे ला रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, सही है। जितना नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, सही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू शेयर स्ट्रेस, सही है। जितना नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा होगा उतना ही शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। लेट्स से एक वेट है, मैं एक वेट रखता हूँ 10 kg का, सही है, सॉइल पे। तो और फिर एक वेट रखता हूँ 100 kg का, तो 100 kg का जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो ज़्यादा शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू 10 kg वेट। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को, तो ये जब शेयर जो होता है, शेयर स्ट्रेस, ये स्लाइडिंग में होता है, स्लाइडिंग एट एन एंगल होती है, सही है, एट एन एंगल होती है। इसलिए हम इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से डिनोट करते हैं, जिसको हम फाई से फिर डिनोट करते हैं, लेकिन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन विच इज़ डिनोटेड बाय फाई। तो ये दो चीज़ें हैं, सही है। जो इंटरलॉकिंग है वो आगे जो कूलम्स ला आ रहा है उसमें भी हम इंटरलॉकिंग डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो थ्योरी है, ला है बेसिकली, मैंने थ्योरी लिखा है। ये इन दो चीज़ों, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो कि कोहेजन है और फाई की वैल्यूज़ है, ये दोनों चीज़ें अगर हमारे पास हों तो हम शेयर स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स थ्योरी, कूलम्स लॉ। ओके, in Coulomb's law the shear strength we will use only cohesion and angle of internal friction parameter। तो ये दो पैरामीटर्स जो है हमारे पास यूज होंगे टू फाइंड शेयर स्ट्रेंथ, सही है। अच्छा, सो मोहर कूलम्स थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी इज यूज टू फाइंड शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, सही है। कैसे फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे
यूजिंग द रिलेशन बिटवीन द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शेयर स्ट्रेस। क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो शेयर स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा। So shear stress depend on normal stress of the soil. As the normal stress increases, the shear stress required also increases. So when we draw a graph between, तो हम जब let's say ग्राफ बनाते हैं, सही है, शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का, नॉर्मल स्ट्रेस हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, या तो जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होता है, मतलब जो डिपेंड नहीं करता। लेट्स से हम नॉर्मल हम ग्राफ बनाते थे एफएससी में, आपको मैं समझाता हूँ। तो उसमें हमेशा जो हमारे पास टाइम होता था, टाइम वो हम एक्स एक्सिस पर ड्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। आप मतलब स्पीड इंक्रीज हो या ना हो, टाइम इंक्रीज होगा, तो मतलब वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है, सही है, वो भी शेयर स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता। वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो, वो उसका अपना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, और शेयर स्ट्रेस क्या है? डिपेंडेंट। किस पे डिपेंडेंट है? नॉर्मल स्ट्रेस पे। नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगा। इसलिए नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करेंगे, और शेयर स्ट्रेस जो है वो वाई एक्सिस पे ड्रा होगा, सही है। इट विल शो दैट द विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। अच्छा, तो ये ग्राफ है, सही है। एक्स एक्सिस पे जो है नॉर्मल स्ट्रेस, इसको हम इस तरह पाई वट एवर इट इज़, इससे हम डिनोट करते हैं, और टॉ है, शेयर स्ट्रेस को हम टॉ से डिनोट करते हैं। ये टी होता है, लेकिन कुछ ये आगे फिर मैं बताता हूँ। टॉ, इसको टॉ कहते हैं, सही है। तो लेट्स से हमारे पास एक सॉइल है, सॉइल, सही है। उस हर एक सॉइल का ये जो ग्राफ होगा वो डिफरेंट बनेगा, क्योंकि हर सॉइल की ये सी जो फैक्टर है ये चेंज होगी, सही है। तो लेट्स से हम एक सॉइल लिया, उसका कोहेजन है सी। तो कोहेजन जितना हमारे पास सी फैक्टर है, लेट्स से 1 है, 2 है, एनीथिंग, वो हम यहाँ बनाएंगे। ये वैल्यू जो है हमें सी रिप्रेजेंट करेगी। और फिर हमें पता है कि जैसे ही नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज होता है, वैसे ही शेयर स्ट्रेस इंक्रीज होता है। तो देखिए, विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस द शेयर स्ट्रेस विल इंक्रीज। तो इस तरह एक हमारे पास सीधी लाइन बनेगी। तो ये यहाँ जो एंगल बनता है, जिस एंगल से ये लाइन इंक्रीज होती है, जिस एंगल से ये लाइन इंक्रीज, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, सही है। ये फ्रिक्शनल एंगल वगैरह, सही है। तो ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास मोहर कूलम्ब लॉ में। एक है कोहेजन और एक है फ्रिक्शनल एंगल। अब ये इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो ये फिर हम डायरेक्ट शेयर और वेन शेयर टेस्ट में हम करेंगे। लेकिन इसका फार्मूला जो है, डेरिवेशन ऑफ द कूलम्ब शेयर, अच्छा, तो ये क्लास नोट्स में है, मैं दिखाता हूँ क्लास नोट्स। अच्छा, ये भी आपको मिल जाएंगे। खैर, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नॉर्मल स्ट्रेस, सही है। ये टॉ इस तरह लिखते हैं, देख लें, शेयर स्ट्रेस टॉ से डिनोट होता है, और ये नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये ग्राफ है हमारे पास, लेट्स से एक सॉइल है, हमारे पास ग्राफ है, ये ए तक हमारे पास सी है। सी क्या है? कोहेजन है। तो इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, सही है, सी बोथ साइड। तो हम इस लाइन को, जो ए और बी की लाइन है, उसको हम डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर देते हैं, और जहाँ पे हमारे पास जो सी पॉइंट है, जहाँ पे ख़त्म हुआ है, उसको भी नीचे एक्सटेंड कर देंगे, सही है। तो ये जो बी सी लाइन है, इसको हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास फाइंड नहीं, क्यों? क्योंकि फ्रॉम द बॉटम टू सी, बॉटम से लेके सी तक हमारे पास क्या है? टोटल शेयर स्ट्रेंथ, सही है। टोटल शेयर स्ट्रेंथ ये है। हमारे पास सी की वैल्यू तो होगी, वो हम एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हम निकाल लेंगे। लेकिन ये जो बी सी लाइन है, ये वाली बी सी लाइन, ये इस वैल्यू को हम इधर ही कैलकुलेट करते हैं। तो इससे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ये कैसे हम करेंगे? ए बी सी, ये स्मॉल ए बी स्मॉल बी स्मॉल सी, ये एक ट्राइंगल बन जाता है, सही है। ये जो एंगल है फाई, ये हमारे पास है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ये भी हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास सी और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है, सही है। तो हमारे पास सी वैल्यू गिवन है, हमारे पास फाई की वैल्यू है। ये जो ए बी लाइन है, ये जो बेस है हमारे पास, ये किस चीज़ के इक्वल है? ये नॉर्मल स्ट्रेस के इक्वल है, सही है। तो ए बी लाइन भी है हमारे पास, ये एंगल भी है, और सी की वैल्यू भी है। अच्छा, तो ये चाहिए, तो ये तो उधर भी लिखा था, शेयर स्ट्रेस डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, हम जो है ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं, सही है।
ए बी किसके इक्वल था, नॉर्मल स्ट्रेस के। आल्सो वी नो हमें फाई का भी पता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का भी पता है। सो हम टेंजेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। टेंजेंट का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सही है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अच्छा, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्राइंगल में बी सी जो कि हमें फाइंड करना है, तो बी सी को हमने एक्स से डिनोट किया है, सही है, और जिसको हमने फाइंड करना है, तो एक्स डिवाइड बाय बेस। बेस क्या है, ए बी लाइन। ए बी लाइन किस चीज़ के इक्वल है, हमारे पास है नॉर्मल स्ट्रेस के इक्वल। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस में, तो परपेंडिकुलर की जगह एक्स और बेस की जगह नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। और ये जो टेंजेंट के साथ ये थीटा है, ये है हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो हमारे पास अब देखें, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, नॉर्मल स्ट्रेस है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है ये दूसरे साइड पे ले जाएं, तो एक्स इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि हमारे पास अगर नॉर्मल स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस, और हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये इस एक्स पार्ट की, ये जो बी सी पार्ट है, सी बी, इसकी वैल्यू आ गई, सही है। नाउ ये सी की वैल्यू को हमें इससे प्लस करना है, ताकि हमें हमारे पास टोटल शेयर स्ट्रेंथ आ जाए, सही है। ये वैल्यू फाइंड हो गई एक्स की, इसके साथ सी प्लस कर लें, ताकि इस सब की वैल्यू हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ की फाइनल वैल्यू आ जाए हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे भी है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, सही है। और ये जो फुल लाइन है, ये है हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ, सही है। शेयर स्ट्रेंथ का यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये है हमारे पास फाइनल शेयर स्ट्रेंथ। तो सी प्लस नॉर्मल स्ट्रेस टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, ये लास्ट अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। इससे हम शेयर स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। हमारे हमारे पास क्या चीज़, तीन चीज़ें होनी चाहिए फाइंड करने के लिए। फर्स्ट क्या है, सी कोहेजन, वो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, कोहेजन, और ये जो दूसरा पैरामीटर है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये दो चीज़ें हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, सही है। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये गिवन होगा। इस इक्वेशन को कहते हैं मोहर कूलम्स इक्वेशन फॉर शेयर स्ट्रेंथ, सही है। ये सी एंड फाई आर शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर यूज इन दिस थ्योरी। अच्छा, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, सही है। इस थ्योरी के का फार्मूला आ गया हमारे पास। इस फार्मूले को यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। लेट्स से पेपर में भी आ सकता है, आपको सी की वैल्यू गिवन होगी, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन होगी, तो आप उससे वो फाइंड कर सकते हो। नॉर्मल स्ट्रेस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया, तो उससे आप फाइंड कर सकते हो। तो फिर ये जब तीन चीज़ें आपके पास हों, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, शेयर स्ट्रेंथ आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अच्छा नाउ, अच्छा अब हम इमेजिन करते हैं, सही है, अब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की तरफ जा रहे हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको पता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सही है, दो एक्सिस हैं हमारे पास सॉइल में। सो लेट्स इमेजिन, सही है, एक फुटिंग है हमारे पास। वी विल टेक सॉइल पार्टिकल एट द बेस ऑफ द फुटिंग, सही है। टू टाइप ऑफ स्ट्रेस विल एक्ट ऑन इट, दो तरह की स्ट्रेसेस होंगी उस पर, सही है। फुटिंग है जो कि हम फाउंडेशन में हम लगाते हैं फुटिंग। तो एक तो ऊपर ओवर बर्डन प्रेशर होता है, जो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट कह लो, उसको हम क्या कहते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। जो कि हम ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। उसका डायरेक्शन किस तरह होता है, वर्टिकल, सही है। दो एक्सिस होते हैं, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। और ये इसका स्ट्रेस किस चीज़ की वजह से कॉज होता है, वेट ऑफ द फुटिंग, जो सेल्फ वेट होता है, सेल्फ वेट या ओवर बर्डन, मतलब जो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका वेट, सही है। ये दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल की, हाँ हमने जो पॉइंट कंसिडर किया है, पॉइंट, अच्छा ये देखें, ये डायग्राम भी है, अच्छा ये जूम नहीं हो रहा, तो ये जो वर्टिकल पे है ये हमारे पास है, सॉरी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और ये जो है हमारे पास माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस किस पे डिपेंड करेगा, जो कि कन्फाइंड प्रेशर होता है हमारे पास।
हमने एक सॉइल लिया, यहाँ पे मैं बोला था लेट्स वी विल टेक सॉइल पार्टिकल एट द, एक पार्टिकल हमने इमेजिन किया है, सही है। तो एक सॉइल पार्टिकल है, उस सॉइल पार्टिकल के इर्द गिर्द और सॉइल पार्टिकल्स हैं, उन सॉइल पार्टिकल का जो प्रेशर होगा इस सॉइल पार्टिकल्स पे, उसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सही है। तो ये दो हो गए, ये कहाँ पे डिनोट होंगे, यहाँ पे, सही है, यहाँ पे। इसको हम सिग्मा 3 से डिनोट करते हैं, सही है। और ये जो मेजर होता है ये सिग्मा 1 से डिनोट होता है, सही है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3। अच्छा, ये जो लाइन है ये ई एफ, ये हमारे पास फेल्यूर प्लेन को शो करता है कि फेल्यूर कहाँ पे कॉज होगा, सही है। लेट्स से ये शेयर में फेल हो गया, तो फेल्यूर का ये हर सॉइल का जो है वो डिफरेंट होता है, सही है, फेल्यूर प्लेन। और यहाँ पे जो ये एंगल है, ये कभी कभी हम थीटा से डिनोट करते हैं, कभी कभी हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये आपकी मर्जी है। किस बुक्स में ये थीटा से है, किसी बुक्स में ये अल्फा से है। तो ये अल्फा या थीटा ये क्या शो करता है हमारे पास, ये हमारे पास शो करता है एंगल ऑफ फेल्यूर, फेल्यूर एंगल है जहाँ पे फेल होगा शेयर में, तो ये वही एंगल हमें शो करता है, सही है। तो मेजर स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्या है, मेजर ये वर्टिकल, माइनर जो है ये हॉरिजेंटल। माइनर किसकी वजह से काज होता है, ड्यू टू कन्फाइंड प्रेशर फ्रॉम द साइड ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। जो कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं वो कहाँ से काज होते हैं, ओवरबर्डन प्रेशर या सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग। तो ये दो चीज़ें हैं। सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज ड्यू टू कन्फाइंड प्रेशर फ्रॉम द साइड ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अच्छा, एनीवे, द लाइन ई एफ, ये यही लाइन शो कर रहा है, सही है, ये फेल्यूर वाली, हाँ ये लाइन ई एफ है। Line EF in the above diagram show the failure plane of the soil. It is different for every soil. The angle at which the failure plane is denoted by alpha or theta. सही है, किसी से भी डिनोट हो सकता है, अल्फा से बेसिकली करते हैं लोग, लेकिन अच्छा। We can find the shear stress of that soil particle if we know the values of alpha. अच्छा, ऐसी सिचुएशन हो सॉइल की, हम उस सॉइल की शेयर स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट अल्फ़ा, जो कि हमारे पास है एंगल ऑफ फेल्यूर, सही है। सेकंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, थर्ड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये तीन चीज़ें हो तो हम उस सॉइल की शेयर स्ट्रेस हम फाइंड कर सकते हैं, सही है। तो ये बहुत ज़रूरी है, सही है, बहुत ज़रूरी है शेयर स्ट्रेस फाइंड करना, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर का हम शेयर स्ट्रेस फाइंड करेंगे और शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। शेयर स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे, हमने अभी पढ़ा, मोर कूलम लॉ इक्वेशन से हम वहाँ से हम शेयर स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। शेयर स्ट्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये इस इक्वेशन से, तो ये भी नोट्स में है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो सही है, ये देखें, ये लेट्स से एक फुटिंग है, सही है, फुटिंग है, ये एक पॉइंट है फुटिंग के नीचे, सही है। तो इस पॉइंट पे, मतलब फुटिंग के नीचे हमने इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि पूरा जो ओवरबर्डन प्रेशर या सेल्फ वेट है वो आ जाए इस पॉइंट पे है, सही है। तो फुटिंग है एनी सॉइल पार्टिकल एट एनी पॉइंट, सही है, एट एनी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। तो उस पे ये उसका वो है स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, सही है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस इस तरह हम बनाते हैं। तो ये सिग्मा 1 है, ये हमारे पास क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सिग्मा 3 हमारे पास, क्योंकि बोथ साइड से होते हैं, सही है, तो ये हमारे पास है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। दो तरह के होते हैं, सही है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो है मेजर माइनर, ये हमें होना ज़रूरी है, उधर हमने पढ़ा। और क्या ज़रूरी है, अल्फ़ा जो एंगल ऑफ फेल्यूर होता है हमारे पास, वो भी ज़रूरी है, ये। अच्छा, तो ये चीज़ें हमारे पास हों तो फिर हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हम मोहर सर्कल से डिराइव करते हैं, जो कि यहाँ मैंने डिराइव नहीं किया, लेकिन फार्मूला, जो फाइनल फार्मूला हमारे पास आता है वो ये आता है, टॉ इक्वल्स टू, टॉ क्या है हमारे पास, टॉ एफ जो है, टॉ एफ वो है शेयर स्ट्रेंथ और टॉ जो है वो है शेयर स्ट्रेस। अच्छा, टॉ हमारे पास क्या है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, मतलब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 2 अल्फा। अल्फा क्या है, फेल्यूर एंगल, सही है। तो ये क्यों हम फाइंड करते हैं, टी एफ हम टॉ एफ जो है शेयर स्ट्रेंथ, ये हमने ऊपर से फाइंड कर ली मोर कॉलम्स इक्वेशन से, सही है, हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ आ गई। शेयर स्ट्रेस हम इस तरह फाइंड करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ, हमें ऑफ कोर्स हमें हमारी जो सॉइल है, हम चाहते हैं कि हमारा शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। ज़्यादा क्यों हो,
क्योंकि हम चाहते हैं कि शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा क्योंकि जब शेयर स्ट्रेस उस पे लगे जितना वो उसे बर्दाश्त कर सके इजीली। तो अगर ये सिचुएशन हो जहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू शेयर स्ट्रेस, तो हमारे पास जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सेफ होगा। सही है? शेयर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, शेयर स्ट्रेस कम है, स्ट्रक्चर सेफ। सेकंड, शेयर स्ट्रेंथ कम है और शेयर स्ट्रेस ज़्यादा है, तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगा वो स्ट्रक्चर हमारे पास। तो ये इम्पोर्टेंट है। सही है? थीटा टॉ एफ शेयर स्ट्रेंथ हम फाइंड करेंगे मोहर कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ इक्वेशन से, और ये इक्वेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, शेयर स्ट्रेस। तो ये दोनों फाइंड करें, फिर हम कंपेयर करेंगे। अगर अच्छा इन दोनों का यूनिट सेम है बेसिकली। सही है? अगर टॉ एफ ज़्यादा हुआ शेयर स्ट्रेस से तो फिर हमारे पास सेफ स्ट्रक्चर होगा, अदरवाइज इट इज़ अनसेफ। सही है? तो यहाँ पे ये हमारे पास था मोहर कूलम्स थ्योरी लॉ। मैंने थ्योरी लिखा है सब जगह पे। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? सही है, मतलब ये सही है, ये तो है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। ये कौन सी केसेस हैं? ऐसे हैं केसेस, फाइन ग्रेन सॉइल में भी है और जो हमारे पास कोर्स ग्रेन सॉइल में भी है। ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये लॉ हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वो क्या केसेस हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द थ्योरी गिव्स रॉन्ग रिजल्ट इन केस ऑफ प्योर कोहेसिव सॉइल। प्योर कोहेसिव सॉइल मतलब प्योर क्ले हमारे पास, उसकी बात हो रही है। उस सॉइल को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनलेस सॉइल। सही है? अच्छा, as we know that in clay the shear strength only depends upon cohesion factor। सही है? ये प्योर क्ले की बात हो रही है, प्योर कोहेसिव सॉइल की। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो सिर्फ कोहेशन पे डिपेंड, मतलब सी फैक्टर पे डिपेंड करता है। सही है? वो ना हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जीरो होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू मोहर कूलम्स लॉ, वो क्या कहता है कि प्योर क्ले जो होता है उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जीरो होती है। सही है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो और हमारे तो फिर लेट से हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या है? C प्लस नॉर्मल स्ट्रेस टेंजेंट ऑफ थीटा। सही है? तो अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जीरो हो गया, सही है, तो फिर हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा? शेयर स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू ओनली C, बिकॉज फाई हमारे पास जीरो हो गया तो टेंजेंट ऑफ जीरो फिर जीरो आ जाएगा, तो सिर्फ C बच जाएगा हमारे पास फार्मूले में। तो शेयर स्ट्रेंथ जो है मतलब टॉ एफ वो किसके इक्वल हो जाएगा? सिर्फ C के। अच्छा, which means that the angle of internal friction in case will be equal to zero. If we put phi equals to zero in Coulomb's equation, we will get shear strength tau F equals to C. अच्छा, it is showing that the value of shear strength of clay will always be a constant। मतलब कोहेजन तो हमारे पास कांस्टेंट भी। लेट्स से हमारे पास हर दफ़ा हम प्योर क्ले ले रहे हैं, सही है, प्योर क्ले, तो उसमें हमारे पास C की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी सारे क्ले में। तो क्या शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू भी हर जगह पे कांस्टेंट होगी? नहीं, वो तो कांस्टेंट नहीं होगी डिफरेंट लोड्स पे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो शेयर स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। तो शेयर स्ट्रेंथ में इक्वल नहीं होगी हर केस में। तो इस लॉ में ये बोल रहे हैं कि ये इक्वल होगी, क्योंकि फार्मूला अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वो क्या C के इक्वल आ रहा है, जो कि सेम है। तो ये जो केस है, इस केस में प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए हम ये लॉ यूज़ नहीं कर सकते। सही है? ये लॉ हम यूज़ नहीं कर सकते प्योर फर्स्ट केस। सही है? फर्स्ट केस इट इज़ रॉन्ग बिकॉज प्रैक्टिकली एज वी excavate deep in the soil the shear strength of the clay increases and it is never constant। सही है? हम जाते हैं नीचे नीचे, क्यों? क्योंकि वो कंपैक्ट ज़्यादा हुआ होता है, तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस सॉइल। सही है? जितना हम ज़्यादा एक्सकीवेट करते हैं डीप डाउन, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इंक्रीज होती जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये कह रहा है कि हर जगह पे हमारे पास जो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी वो सेम होगी, जो दैट नेवर हैपन। सही है? तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है हमारे पास इस लॉ की। अच्छा, सेकेंड लिमिटेशन हमारे पास क्या होगी? इन द केस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। अच्छा, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए भी ये नहीं यूज़ होती। क्यों? क्योंकि हम कोर्स ग्रेन सॉइल को हम कहते हैं कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल मतलब उसमें कोई कोहेजन नहीं है। कोई कोहेजन नहीं है मतलब उसकी सी का जो फैक्टर है वो इक्वल टू ज़ीरो है। सही है? वो हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो ये सी का जो फैक्टर है सी, ये ज़ीरो हो जाएगा। सही है? इट समटाइम्स गिव द रॉन्ग रिजल्ट।
सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारे पास फार्मूला क्या बच जाएगा, फाई टेंजेंट फी, सही है, ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ये बच जाएगा, सही है हमारे पास, जो कि कई केसेस में सही है, सही है, लेकिन समटाइम्स ये गलत होता है। अच्छा, कौन से केसेस में गलत होते हैं मैं बताता हूँ। नाउ इट इज़ करेक्ट फॉर मेनी केसेस बट व्हेन वी कंसिडर द ग्राउंड सरफेस, ऊपर जो हमारे पास है ग्राउंड लेवल है हमारे पास जिस पे हम वॉक करते हैं, तो वो भी कोर्स ग्रेन्ड ही है, सही है। लेट्स से इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर हम वहाँ पे वॉक करें तो उसमें शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो ज़ीरो कंसिडर विच इन विच इफेक्टिव स्ट्रेस इज़ ज़ीरो। जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, ये फार्मूला है हमारे पास, इसमें सी की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, सही है। यह है नॉर्मल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस के इक्वल है, सही है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो ग्राउंड लेवल पे हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो कंसिडर की जाती है ज़ीरो, सही है। तो यह भी ज़ीरो हो गया, सही है, सी की वैल्यू ऑलरेडी ज़ीरो है, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टेंजेंट फाई, तो ये फैक्टर भी ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि शेयर स्ट्रेंथ जो है वो ज़ीरो के इक्वल है ग्राउंड सरफेस पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेट्स से हम इमेजिन करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि शेयर स्ट्रेंथ ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है, शेयर स्ट्रेंथ मतलब ज़ीरो है, मतलब इस पे हम थोड़ा सा भी लोड लगा लें तो ये स्लाइड हो जाएगी। तो अगर ये ऐसा होता तो हम जब चलते हैं हम इस पे लोड लगाते हैं, तो होना तो ये चाहिए था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि हम चल रहे हैं तो जैसे ही हमने इस पे ज़मीन पे पाँव रखा तो ये स्लाइड हो गई। ऐसा होता नहीं है, मतलब मूव करने लग जाती है। तो ऐसा नहीं, वो अपनी जगह पे ही रहता है। इस लाइट में ये लिमिटेशन है जो कि ग्राउंड सरफेस पे हम देखते हैं। तो कंसिडरिंग द ग्राउंड सरफेस इन विच द इफेक्टिव स्ट्रेस वी कंसिडर इट एज जीरो, सही है। सो देन इट गिव्स द वैल्यू ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ की इक्वल की वैल्यू जीरो कभी भी नहीं हो सकती, सही है, कभी भी नहीं, स्पेशली ग्राउंड सरफेस पे, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अच्छा, हमारे पास जो वाटर है, वाटर, सही है, उसमें शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू जीरो होती है, सही है, सॉइल में नहीं होती, वाटर में होती है। तो लेट से आप वाटर के ऊपर अगर चलो तो आप नहीं चल पाओगे क्योंकि वो स्लाइड हो जाता है ना, उसमें शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू ही जीरो है, आप उस पर चल नहीं सकते, ना फ्रिक्शन है, एनीथिंग, कोहेजन कुछ भी नहीं है, वो स्लाइड हो जाता है, आपसे आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है, वटेवर, तो वो स्लाइड कर जाता है। तो उसमें क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ जीरो है तो वो शेयर स्ट्रेस जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट इन द केस ऑफ ग्राउंड सरफेस हमारे पास ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड सरफेस पे अगर ज़ीरो होता तो ये भी स्लाइड कर जाता और वॉकिंग वॉज पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता, सही है। अच्छा, if the shear strength of the ground surface is considered as zero, it means that when you apply some load on it, it will start moving or slide away from you, सही है, which is not possible, it stay where it is, क्योंकि हम प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हम ग्राउंड पे चलते हैं लेकिन वो हमसे आगे मूव या स्लाइड वगैरह नहीं करता। So shear strength parameter of water is zero, that's why it floats away and slides when some load is applied on its surface, सही है। तो ये दो लिमिटेशन है हमारे पास, कौन कौन से केसेस में। फर्स्ट केस क्या था, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के केसेस ऑलमोस्ट मतलब सेम सही है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में, लेकिन सिर्फ ग्राउंड सरफेस वाली बात उस केस में गलत है, क्योंकि ग्राउंड सरफेस पे इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होता है, ऊपर कोई लोड नहीं होता, सही है, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होता है, दैट्स वाई ग्राउंड सरफेस में ये बात गलत है, इसकी ला। सेकेंड क्या था हमारे पास, फाइन ग्रेन जो कि प्योरली क्ले होता है हमारे पास, फ्रिक्शनल लेस सॉइल होता है, उसमें भी ये गलत है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहता, हम एक्सक्यूएट डाउन करते हैं, जितना हम डाउनवर्ड जाते हैं उतना ही हमारे पास ज़्यादा होता है, सही है। तो या तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था।